नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है, वर्क, एनर्जी और पावर का हमारा पार्ट 1 हो चुका है, जहां पर मैंने आपको वर्क डन निकालने के 5-6 तरीके जो भी थे वो बताए थे। उनमें से ये वही लिखे हुए हैं, है ना। जैसे एरिया अंडर द कर्व पढ़ा अपन ने, तो वो वर्क डन के बराबर हुआ। ये लास्ट पार्ट में अपन ने देखा था, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए कि भाई एंगल से डिविटेड है जो भी चीज़ें, तो हम उसे कैसे निकालते थे, एफ एस कॉस थीटा, या आपने एक्स देखा होगा, कुछ भी देखा हो, आपको पता होना चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ें थी वहाँ पर। दूसरा तरीका हो सकता है भाई, मान लो अगर वेरिएबल फोर्स है तो फिर क्या करना पड़ता है, फोर्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। इस पर भी आपने देखा था, है ना। कैसा क्वेश्चन आया था आपने देखा होगा। एफ ऐसा दिया रहेगा आपने को ना, 50 एक्स स्क्वायर, ये 50 लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के टर्म में ऐसा कुछ वो दे देगा। तो ये वेरिएबल की पहचान है उसमें, ठीक है। तो ये अंडर द कर्व, और आपने कुछ कोऑर्डिनेट वाले फॉर्म भी देखे थे भाई। जैसे मान लीजिए फोर्स अगर ऐसे दे दिया जाए वेक्टर फॉर्म में कि 2i + 3j है, ठीक है, ये हो गया। और आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाएगी भाई, वो है 3i + 4j, तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी वो क्या करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी वैल्यू ऐसे ना देकर कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे देते हैं इस तरह से। तो पहले आपको उसे इस फॉर्म में बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हो आपको मालूम है, एक्स वाई आई जे हुआ काम। ये इतना सिंपल होता है, ठीक है। अब आज अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 2, है ना। आज हमारा ये पार्ट 2 है, वर्क, एनर्जी, पावर, WEP का पार्ट 2। चलो, तो देखो आज अपन किस पर बात करेंगे। एक वो तरीका आपने सीख लिया, देखो दो तरह की अब एनर्जी, ठीक है बेटा। एक कौन सी होती है, एक हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी, और एक कौन सी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। इनके बारे में आपने बहुत से सुना हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है ये आपके लिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को बेटा यू से डिनोट करेंगे, जहाँ तक देखेंगे अपन कोशिश यही रहेगी हमेशा। काइनेटिक एनर्जी के से डिनोट हो जाएगी। अब देखो, आपको ये तो पता है कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है ना, तो मोशन में होने की वजह से जो एनर्जी उसमें उसमें अंदर आ जाती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर वही पार्टिकल, है ना, स्टैटिक होता है या रुका हुआ होता है, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। या इसको और कह सकते हो आप कि पार्टिकल के पोजीशन, है ना, उसका पोजीशन कहाँ है वैसी उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। जैसे कि एक बात आप ध्यान सुनो, मान लो बेटा ये टेबल है, ठीक है। अगर यहाँ इस टेबल से ये बंदा नीचे कूदेगा, तो देखो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से इस टेबल की कुछ तो हाइट होगी, मान लेते हैं h, ठीक है। अब आप मान लो यहीं पे एक बिल्डिंग बना लो, ये अर्थ सरफेस है, ये बंदा यहीं पर ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये रहा सर, इसकी हाइट तो होगी, ठीक। अब आपको मालूम है ये हाइट है भाई छोटी, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो हमें मालूम है जो हाइट a है ना, वो छोटा एज कम्पेयर टू हाइट b, ठीक। अब ध्यान से देखो बेटे, अगर ऊपर से कूदोगे, देखो देखो पार्टिकल की पोजीशन देखो। मान लो इसकी वैल्यू अगर 10 है और इसकी वैल्यू यहाँ पर 100 है, 100 मीटर ऊंचा, ये 10 मीटर ऊंचाई में खड़ा हुआ है। तो देखो बच्चों, होना क्या है, 10 मीटर से कूदेगा तो कम चोट लगेगी, क्यों, क्योंकि एनर्जी कम है, ठीक है। लेकिन इतनी ऊपर से कूदेगा तो ज़्यादा हाइट ज़्यादा एनर्जी, ठीक है। अभी कौन सी एनर्जी आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर, है ना, क्योंकि हाइट से डिपेंड करती है। क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mgh, है ना। तो आप देखोगे इसमें इसमें जो चीज़ आती है वो क्या है बेटा, हाइट, ठीक। काइनेटिक एनर्जी सबको पता है बेटा, ये बचपन में तुमने पढ़ा, 12mv²। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे निर्भर करती है, ठीक है। वो हाइट पे निर्भर करता है, वेलोसिटी पे निर्भर करती है। तो हाइट के साथ साथ आप देखो ना, जितनी ज़्यादा हाइट होगी तो यहाँ हाइट जब बढ़ाओगे, 10 रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम है, 100 रखोगे तो और ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो जब नीचे गिरोगे तो ज़्यादा एनर्जी से गिरोगे, ज़्यादा एनर्जी से जब गिरोगे तो ज़्यादा चोट लगेगी, और यहाँ पर कम एनर्जी से गिरोगे तो कम चोट लगेगी। क्लियर है कहानी, इतनी बात बहुत बढ़िया ना। आज हम पढ़ेंगे इन दोनों एनर्जी को, याद भी रखना है आपको। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, है ना, और सारे कंजर्वेशन वाले पूरे लॉ सब खत्म कर देंगे आज के। बहुत ध्यान सुनना है। कितना हो गया, आप समझ गए, इतनी सी बात, बहुत बढ़िया, है ना। अभी आएगी बेटा, उसकी बारी आएगी, चिंता नहीं करो। देखो अब डायरेक्ट आते हैं, तो सर हमें करना क्या है। देखो बेटा क्या होता है, आप मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, ये मास है, ये मास है। आपने इस पर जब फोर्स लगाया होगा, मालूम है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया है, ये तो अपनी जगह पर रहेगा जब तक हम उसे फोर्स ना लगाएं। जैसे आपने फोर्स में लगाया बेटा, ये वेलोसिटी में आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया होगा, मान लो एक्स डिस्प्लेसमेंट आ गया, यहाँ से यहाँ तक ही चला गया, है ना। या तुमने एस ही पढ़ा है तो एस लिख दो, उसको कोई दिक्कत नहीं। तुमने एस पढ़ा होगा, एस लिख दिया। तो देखो फोर्स लगाया एस, तो हमें मालूम है कि वर्क डन तो हो गया, ठीक है। अब एक बात है बेटा, जब ये इसकी एनर्जी यहाँ पे, ये वेलोसिटी जो थी, जो भी थी, मान लेते हैं ये इनिशियल वेलोसिटी थी। जब बेटा यहाँ आया, ये कहीं दूर पहुँचा जितने डिस्प्लेसमेंट में, और अब इसकी जो वेलोसिटी है वो है बेटा क्या, कुछ और हो गई, चेंज हो गई थोड़ी सी,
ठीक, ये तो आपको पता ही है। एक बात हो बेटा, मास और वेलोसिटी इन दोनों को मिला तो मोमेंटम भी बनता है और काइनेटिक एनर्जी भी बनता है। तो मुझे एक बात हो बेटा, मैं अगर तुमसे पूछूं यहाँ से यहाँ तक वर्क डन कितना हुआ है, तो एक तरीका तो आप वर्क डन का क्या बोलते हो, आप मेरे से, है ना, फोर्स और सर जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, तो ये लिख देते बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन क्योंकि सर ये डॉट प्रोडक्ट होते हैं तो ये इस तरह से आप लगा देते हो, और इसको अगर अपन ओपन करते हो तो एफ एस कॉस थीटा वगैरह पूरा बन जाता है। ठीक है, वो सब छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी ये एक ही डायरेक्शन में है ना, फॉर्मूला तो हमेशा वही रहेगा। देखो अभी भी है वही, ऐसा का ऐसा ही है। इसको जब अपन ओपन करेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, एफ एस कॉस थीटा बनता है। आपको मालूम डॉट हटता है तो कॉस लगता है। ठीक है, एंगल क्या होता है, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में एंगल। तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, फोर्स भी इधर ही है, तो बेटा जब दो लाइन ऐसे ऐसे जा रही हो तो दोनों पैरेलल होती है और उनके बीच में थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। आपको मालूम है कॉस 0 यहाँ पर जैसे रखोगे तो 1 आ जाएगा, तो वर्क डन आपको कितना आ रहा है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ इतना आ गया। समझ गया ना, तो उसकी वजह क्या है बेटा, क्योंकि थीटा आपको कितना हो गया है, क्योंकि थीटा आपको कितना हो गया बेटा, 0, है ना, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन। अच्छा, मतलब ये हुआ कि फोर्स भी उसी तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी। सर ऐसा हो जाए कि फोर्स इस तरफ हो और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो, तो बेटा तुमको दिख रहा है ये 180 डिग्री बन रहा है, मैंने वेक्टर पढ़ाया हुआ है तुमको, है ना। क्या करना है, कुछ नहीं, अब सर यहाँ पे फिर cos 180 डिग्री निकालना पड़ेगा। बेटा cos 180 होता है -1, cos 0 कितना होता है बेटा, यहाँ पे इसमें लिख दो, cos 0 हो जाता है 1 और cos 180 होता है -1, ये फ़र्क है। ठीक है ना, ये याद रखना आप, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मैंने कल भी आपको कॉस के बारे में बहुत, जैसे cos 120 कितना होता है मैंने बताया था कल, है ना, cos 120 डिग्री कितना होता है बेटा, -1/2 होता है। याद करो cos 37 डिग्री भी पढ़ाया मैंने कल आपको, जो कि होता है 4/5 होता है। समझ गए, है ना। cos 90 डिग्री आपको मालूम बेटा कितना होता है, ये 0 हो जाता है। cos 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो देखो cos के तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वैसे ही याद रखनी है। ठीक है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, अभी अपन इसमें वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये तो हम देखेंगे धीरे धीरे। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से यहाँ गया। अब एक बात बताओ बेटा, क्या इस मास के पास अगर ये वेलोसिटी थी तो क्या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कुछ और है, तो यहाँ पर लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी, और सर क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो उसको इनिशियल बना लेते हैं। क्या निकालेंगे बेटा, हाफ m, और कौन सा वाले वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे, इसी का स्क्वायर करोगे, तो वी आई का स्क्वायर कर दिया आपने। वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो गई होगी इसकी, है ना। तो पहले कुछ और थी, अब ये फाइनल है तो इसे फाइनल बना दो, तो ये हो जाएगा हाफ mv/f²। यही है बेटा, समझ गए। तो एक बात हो बेटा, क्या वर्क डन हुआ इस मास को यहाँ से यहाँ ले जाने में, है ना। तो अब देखो मास यहाँ से यहाँ गया है और काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ से यहाँ चेंज हुई है, समझ गया ना मेरी बात। इसीलिए कहते हैं बेटा कि वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी होता है। क्या बोलते हैं उससे, जो वर्क डन होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई आपने जो भी काम किया उसी वजह से तो काइनेटिक एनर्जी इतने से इतने हो गई है ना। वेलोसिटी चेंज करी ना आपने, जब वेलोसिटी चेंज हुई मतलब मोशन चेंज हुआ, मोशन पे ही तो डिपेंड करता काइनेटिक एनर्जी। तो पहले कुछ और मोशन था तो काइनेटिक एनर्जी कुछ और थी, बाद में कुछ और मोशन हो गया कुछ और वेलोसिटी की वजह से, तो काइनेटिक एनर्जी भी दूसरी हो गई। मतलब कि चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ तक, और चेंज हुई किसकी वजह से, आपके वर्क की वजह से जो आपने लगाया। और वर्क आपने किसके मतलब, वर्क में कौन काम करता है बेटा, फोर्स काम करता है, डिस्प्लेसमेंट काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि दो तरीके हैं, या तो आप कहिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या तो आप कहिए कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई ये भी तो वर्क की वजह से हुई है ना, आपने जो वर्क किया था। तो वर्क बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज कैसे निकालते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल का बेटा देखो दोनों फॉर्मूले अगर पुट कर दे तो हाफ m ये v/f², ये हाफ m ये v/i का स्क्वायर। ठीक है, हाफ m अगर आप बाहर निकाल लोगे तो ये अंदर बचेगा बेटा v/f² माइनस v/i का स्क्वायर। ये बेटा वर्क डन है ना। तो देखो, और ये वर्क डन बेटा और किसके बराबर है, यहाँ देखो जरा F/s, ये रहा। ये पूरा याद रखना अभी थोड़ी देर के लिए, ये सब याद रखना है आपको। ये देखो ये पूरा वर्क डन होता है। बात समझ में आई नहीं आई, है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा, चेंज को अपन मालूम है ना क्या बना सकते हैं, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, इसे डेल भी लिखा जा सकता है चेंज को, और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख दिया जाएगा। ठीक है, यानी अगर इसे शॉर्ट में बहुत अच्छे से मुझे बनाना पड़े तो देखो जरा मैं इसे ऐसे लिख दूंगा, तो मैं समझ चुका हूँ कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये तब की कहानी जब दोनों एक ही दिशा में, तो अपन कॉस थीटा अपना 0 हो गया, आपको मालूम है, सॉरी 1 हो गया, यहाँ पर cos 0 1 हो जाता है, और इक्वल टू बेटे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं बाद में, तो हम शॉर्ट रूप में ऐसे लिख सकते हैं, और थोड़ा सा इलोंगेट करना है तो ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई ना, ये बहुत काम आएगा अभी, आप चिंता नहीं करो। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये देखो ये है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये पहला लॉ हो जाता है। ठीक है ना, चलो आगे देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, अच्छे चलते आएंगे अपन।
जैसे मान लो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, देखो बहुत अच्छे सुनना, क्वेश्चन की वैरायटी वही चलती रहेगी जो आपने पहले देखी थी। तो पहले कुछ और देखी थी है ना, पिछले पार्ट में है ना, वो देखे थे, अब उसे थोड़ा सा हट के जाता है। एक बात हो बेटे, इनने कहा कि हमने किसी पार्टिकल पर फोर्स लगाया है ना, जब वर्क डन किया तो फोर्स लगाया तो वर्क डन किया आपने, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो आ गया t²/2, ठीक है, t²/2 मीटर वो खिसक गया। अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो x है आपका है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये गिवन है बेटा, क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं एक तुमको है ना, क्वेश्चन करा रहा हूँ। तुमने बोला हमने किसी पर भाई फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट उन्होंने बोला t²/2 हो गया। तो हमने देखा भाई डिस्प्लेसमेंट ये जो है हमारा, ये किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, टी के रिस्पेक्ट में आ रहा है, देख रहा उसमें टाइम का फंक्शन आ गया यहाँ पर है ना, समझो अभी, समझो समझो। और इन्होंने क्या किया, उससे 3 सेकेंड तक है ना, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वो 3 सेकंड तक मतलब उसमें लगा के रखा उसमें ना, यानी टाइप। तो देखो 3 सेकंड तक लगाने का मतलब ये हो गया कि पहले था 0 सेकंड और बाद में क्या हो गया बेटा 3 सेकंड तक आप चले गए। तो बेटा मैं कह सकता हूँ ये जो टाइम है ये इनिशियल टाइम था और ये जो टाइम है ये फाइनल टाइम था। ये उन्होंने क्वेश्चन में सब गिवन करके रखा हुआ, अपने को सुनना अभी ध्यान से। तो किसी पार्टिकल पर आपने फोर्स लगाया तो वो कुछ खिसका, कितना खिसका, x = t²/2 खिसका, ठीक है। और भाई कुछ तो समय लगाया होगा, पहले वो चुपचाप खड़ा था 0 था, फिर जब आगे बढ़ा तो 3 सेकंड हो गया, ठीक है। उससे क्या हमें निकालना है वर्क डन। अब ऐसे केस में वर्क डन कैसे निकाला जाए, देखो हमेशा के लिए एक बात याद रख लो, जब भी आपका ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम आ जाए है ना, जब भी आपके क्वेश्चन में कोई चीज़, जरूरी नहीं बेटा कि एक्स ही यहाँ पर t² से आ जाएगा, अभी फोर्स भी आएगा टी से, टी के फॉर्म में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी फंक्शन ऑफ टाइम हो जाता है ना, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में आपको कोई चीज़ गिवन कर दे, कोई टाइम के रिस्पेक्ट में आपको कोई चीज़ गिवन कर दे, तो आपको याद रखना है अब ऐसे केस में वर्क डन आपको कौन से तरीके से निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो भी अपन ने पीछे पढ़ा था। अब एक बात बताओ बेटा ना, थोड़ा सा माइंड मैपिंग कर लेते हैं। अगर सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में से निकालना है, पहले तो याद रखना है कि टाइम के रिस्पेक्ट में चीज़ें गिवन होनी चाहिए। मान लो गिवन हो गई तो इससे निकालना है, इसका निकालने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी फाइनली पता होनी चाहिए, इनिशियली पता होना चाहिए। ये पता होने के लिए हमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो हमें वहाँ तक पहुँचना है। अब बात है इस क्वेश्चन से मैं कैसे पहुँचूंगा वहाँ तक, तो देखो बड़ा आसान सा काम है बेटा, बड़ा बहुत बहुत प्यारी बात है। देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। x = t²/2 है ना, क्या हो बेटा, और t के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो एक काम करते t के रिस्पेक्ट में इसी x को डिफरेंशिएट कर दो, तो d/dt ऑफ आपने x कर दिया, और ये बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर दिया आपने ना, किसके रिस्पेक्ट में किया है, t के रिस्पेक्ट में किया हुआ है आपने। बेटा इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2t/2, भाई ये 1/2 तो बाहर हो जाएगा, t² का डिफरेंशिएशन कितना 2/t, 2 से 2 कट जाएगा, बेटा आया कितना आंसर, t आ गया। अब एक बात जरा ध्यान से देखना बेटा, क्या तुमने डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू टी। अब एक बात हो बेटा, जब भी अपन डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने को क्या मिलती है, वेलोसिटी। क्या मिलती है बेटा, वेलोसिटी। तो सर ये जो dx/dt किया ना, इससे आपने वेलोसिटी निकाल दी, तो सर वेलोसिटी आ गई है टी, कितनी आ गई बेटा, टी मीटर पर सेकंड आई। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, क्या आपके पास टाइम दो तरह के दिए हुए हैं, इनिशियल टाइम और एक क्या है बेटा, फाइनल टाइम। तो बेटा ध्यान सुनो, अगर मैं यहाँ पर है ना, ये क्या कहते हैं, टी की वैल्यू 0 रख दूंगा है ना, तो टी इनिशियल की वैल्यू अगर 0 रख दूँ, भाई इनिशियल टाइम टी है तो हम टी एक बार में इसमें फाइनल की वैल्यू रख दूंगा, और कितनी बेटा वो 3 सेकंड है, ठीक है ना, 3 सेकंड दी हुई है मान लेते हैं अभी अपन, ठीक है, ये 3 सेकंड है। तो एक बार अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दूँ तो क्या वी की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा, 0, और इनिशियल टाइम रखने से मिली तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और ये फाइनल टाइम रखने से मिलेगी तो इसकी 3 है, तो फिर यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, 3 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड 0 सेकंड, ये सेकंड मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई है ना, ये इतना ध्यान रखना है, इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी मिल गई, और यही तो चाहिए था अपने को। अब सर वर्क डन हमें मालूम है कैसे निकलता है, तो सर वर्क डन कैसे निकलेगा बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, जो कि होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना। इसको अगर अपन ओपन कर दे तो हाफ m, दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा बेटा, क्या कॉमन क्यों ले रहे हो, देखो हाफ m, ये बेटा VF का स्क्वायर, ये हाफ m, ये हो जाएगा VI का स्क्वायर, यही होता है। अब आपको मास बस पता होना चाहिए कि मास मैंने दिया है, नहीं दिया तो ले लो, चलो मास बेटा दिया हुआ है 1 kg ले लो, कितना दिया बेटा 1 kg का मास दिया हुआ है, ठीक है। बस ये तो हमारे सारे 1 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बच्चा 1/2 और ये हो गया 1, और VF की वैल्यू कितनी सर आपने बताया 3, और 3 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, ये 9, तो ये तो 9 हो गया इंटू इंटू करते हुए, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लो, बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है।
तो 1/2 मास 1 है और ये आपका 9 आ गया, माइनस 1/2। हाँ बेटा मास 1 है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 0। ये देखो 0 निकाली आपने, 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वहाँ से, है ना, कट गए हट गई। सिर्फ बचा इतना ही है बेटे, सिर्फ इतना ही बचा है और इसी से वर्क डन आ जाएगा आपका। तो देखो 9 का आधा कितना होता है 4.5, है ना, और वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा जूल। ये देखो इतना आ गया। बात समझ में आएगी नहीं, है ना। कहने का मतलब बेटा क्या सीखा आपने कि देखो जब भी फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया जाए ऐसे, अब मैं क्या ऐसे बहुत सारी चीज़ दे सकता हूँ आपको, बिल्कुल दे सकता हूँ। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए यहीं पे बना देता हूँ, ध्यान सुनो, ये अपने लिए करके दिखाना मुझे जरा, है ना। मान लो बेटा आपको किसी चीज़ पे फोर्स लगाया, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो 40 स्क्वायर हो गया। कितना हो गया बेटा 40 स्क्वायर हो गया। और जो उन्होंने टाइम लगाया वो इसे करीब करीब 2 सेकंड तक लगा के रखा, तो मतलब जो टाइम है वो 0 टू कितना है बेटा 2 सेकंड है, ठीक है। तो और इसका जो मास है बेटे, मास जो है इसका वो 2 kg है। जिस मास को खिसकाया जा रहा है इतना डिस्प्लेसमेंट से 2 सेकंड तक खिसकाया गया उसको, तो 2 kg का मास है, तो बताइए वर्क डन कितना होगा। अब आप देखो जरा ध्यान से, है ना, क्या फिर से ये फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है। तो फिर से क्या करेंगे बेटा, जैसे ही फंक्शन ऑफ टाइम आए तो पहले तो आप उसको उसी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, इससे हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर होगी कहाँ। अभी जो वेलोसिटी आई है, अब आपको मालूम है ना टाइम आपके पास दो दो दिए हुए हैं, तो एक बार टाइम 0 रखो तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, और एक बार जब आप दूसरा वाला टाइम रखोगे तो आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। इनिशियल और फाइनल मिल गए तो बस आपको काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से वर्क डन निकालना आता ही है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फिर आपने यहाँ पर ओपन कर दिया, दोनों को रख दिया और सॉल्व कर दिया। बात समझ में आ गई। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सर ये तो हो गया, चलो डिस्प्लेसमेंट ऐसा था। कभी कभी ऐसा होता है बेटा, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, देखो वो बोलेंगे आपसे फोर्स जो है वो टी स्क्वायर है, 2t स्क्वायर न्यूटन मैंने लगाया, ठीक है। किस पर लगाया, ऐसा मास, ऐसे पार्टिकल पे जिसका मास 1 kg का है, ठीक है। और ये मैंने लगाया, है ना, टाइम वो बोल देगा तुमसे, टाइम बता देगा तुमको कि मैंने इसे 0 से लेकर के 1 सेकंड तक लगा के रखा, बताइए इस केस में वर्क डन क्या होगा। अब बात थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, अब क्या करें सर, अब इसको डिफ्रेंशिएट अगर किया तो कहीं और पहुंच जाएंगे, है ना, ये इसका मतलब है। देखो सॉल्यूशन देखो इसका। अच्छा अब मेरी बात पहले बहुत अच्छे सुन लो, इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने पहले पार्ट में देखा होगा, मैंने आपको फोर्स ऐसा भी दिया हुआ है 50x स्क्वायर, देख रहे हो, यहाँ पर फोर्स ना डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर फोर्स ना टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। यही बात आपको अच्छे समझ लेनी है, जब भी वो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में होता है बेटे, तो ये वेरिएबल फोर्स है ना, ये कौन सा बेटा वेरिएबल फोर्स, याद करो पिछला वीडियो। तो इसको कैसे निकाला था अपन ने, इसमें वर्क डन ऐसे निकाला जाता है, ये एफ और ये dx कर देते हैं। अब ये एफ की वैल्यू यहाँ रखोगे आप, और आपको कितना डिस्प्लेसमेंट है वो बता देते हैं कि भैया हमने क्या कहते हैं इसको 1 मीटर से खिसकाया है 4 मीटर तक, तो ये क्या लिमिट हो जाती है बेटा, तो लिमिट यहाँ से यहाँ रखी जा सकती है 1 मीटर से 4 मीटर, याद है ना, भूले तो नहीं हो, बिल्कुल नहीं भूलना, है ना। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको मैंने पिछले क्लास में पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। तो तब मैंने फोर्स को आपको डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में दिया था। अभी बेटा फोर्स किस रिस्पेक्ट में आ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में आ रहा है। अब क्या करेंगे, तो ऐसे केस को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखना है आपको, ठीक है। तैयार है, चलिए बहुत अच्छे सुनेंगे। देखो बेटा ये है, तो मैं पहले यहाँ पे F = 2t स्क्वायर मैंने लिखा। अब मुझे क्या फोर्स की जो मुझे पता है, देखो मास कांस्टेंट है ना, जब मास कांस्टेंट होता है तो बेटा सेकंड लॉ लगाओ। क्या होता है मास कांस्टेंट सेकंड लॉ में, फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आ गया। मास के अपने को 1 kg दिया हुआ है, ये 1 रख दोगे तो 1 इंटू ए बराबर 2t स्क्वायर। अच्छे देखना बेटा कैसे काम किया ना, ये क्या ये लिखा फोर्स, मास कांस्टेंट ही रहेगा वो हमें मालूम है, वो गिवन कर देंगे हमें। ये लिखा, ये लिख दिया बेटा उसको उठा करके, फिर मास अपने दिया तो वो हो गया कुछ, अभी 2 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, ये नहीं सोचना हर बार 1 होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको उसे यहाँ से हटा देना है। तो कुल मिला के एक्सेलरेशन आ गया 2t स्क्वायर। मान लो यहाँ पे 2 होता तो 2 नीचे भेज देता, 3 होता 3 नीचे भेज देता, मास जितना होगा वो रखेंगे बस उसको वहाँ से हटा देंगे। क्या बस बेटा एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, आगे कि नहीं आया। अब एक बात बताना बच्चों मेरे को, क्या बेटा एक्सेलरेशन, देखो मैं एक चीज़ आपको कहीं पे सिखाता हूँ, जब डिस्प्लेसमेंट है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट से अपन वेलोसिटी कैसे बनाते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्स को, यही होता है। और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे बनाते हैं बेटा, फिर इसी v को अपन फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसा डिफरेंशिएट कर देते हैं, यही ना पूरी कहानी, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट से अपन वेलोसिटी, वेलोसिटी से अपन एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं। तो क्या एक्सेलरेशन को dv/dt लिखा जा सकता है, देखो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे बेटा dv/dt और बराबर कितना बेटा 2t स्क्वायर। देख रहा है, देखो कैसे आया मैं, फिर से देखो फोर्स के लिए पहले लिखा,
फिर फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास को यहाँ से हटा देना, एक्सेलरेशन बचेगा, एक्सेलरेशन को अपन उसके रिस्पेक्ट में dv/dt लिख सकते हैं, ये हो गया। अब आपको जानते हो ना कि जब भी मैंने क्या बताया आपको, जब भी टाइम के फंक्शन में हो तो बेटा वर्क डन कैसे निकलता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से निकलता है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो कुल मिला के हमें वहां तक पहुंचना है, और इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे वेलोसिटी तो आ गई, देखो फोर्स दिया था, कहाँ से वेलोसिटी पहुंच गया। अब क्या करना है, ये निकालने के लिए बेटा dt को इधर भेजोगे। तो देखो जरा, जैसे ही आपने ऐसा किया है ना, ये किया तो बेटा dv बराबर ये 2t स्क्वायर है, तो 2t स्क्वायर और ये dt इधर चला गया, तो ये लिख दिया बेटा dt। आपको मालूम है इसे इंटीग्रेशन कहते हैं, तो इसे इंटीग्रेट कर दो, इसे इंटीग्रेट कर दो। बेटा यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन करोगे, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही का वही आता है, तो 1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में है, तो ये v बन जाएगा dv। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, तो ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा, b हो जाएगा। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करो जरा, तो 2 को तो बाहर कर दोगे आप, तो अंदर क्या बचेगा, टी स्क्वायर डी टी। अब आपको मालूम है ना एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1, यानी t³/3 आ जाएगा ये, तो 2 और ये हो जाएगा बेटा t³/3। ये आया नहीं, ये वेलोसिटी आ गई तुम्हारी। देखना बहुत ध्यान से देखना। अब वेलोसिटी अगर आ गई है और ये टाइम यहाँ पे दिया है और टाइम की लिमिट मुझे दिख रही है 0 और 1 है, तो एक बार क्या करूँगा बेटा, टी अब ये 0 है मतलब ये टाइम इनिशियल होगा, तो टाइम इनिशियल 0 रखूंगा, और एक बार टाइम जो फाइनल है कितना दिया है इसने, 1 दिया है, वो रख दूंगा। जब 0 रखूंगा बेटा तो वेलोसिटी भी इनिशियल वाली ही आएगी मेरे पास, है ना, 0 रखने पर ये 0 हो जाएगी। और जब बेटा फाइनल वाली रखूंगा कितनी, 1, तो ये देखो जरा फाइनल वाली कितनी आ जाएगी, 1 रखो यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो ये 2/3 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अरे बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आई है ना, ये इस तरह से काम करते, देखो दिख रहा है ना कैसे मैंने बताया, सब कुछ वैसा ही है बेटा, बस फर्क ये है कि ये ध्यान रखना है कि जब आपको एक्स टी के रिस्पेक्ट में देते तब भी हम वही कर रहे थे, बस इसमें क्या था, एक्स का डिफरेंशिएशन करना था, है ना, तो एक बार यहाँ पर डिफरेंशिएट करके निकाला अपन ने, एक्स दिया है तो ऐसा, लेकिन इसने क्या किया, फोर्स दिया है तो पीछे जाना पड़ता है, इंटीग्रेट करके यहाँ तक पहुँचे अपन, है ना। तो कोई बात नहीं, 2-3 बार रिवीजन करोगे अच्छे से याद हो जाएगा आपको, है ना, क्या क्या करना था मैंने बताया आपको। देखो हर टाइप की चीज़ें अपन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये इनिशियल और फाइनल आ गया, अब क्या करना है, वर्क डन निकालना है। तो ये 0 है, ये 2/3 है बेटा, ठीक है। तो हमें मान लो वर्क डन होता है अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, और ये फाइनल माइनस क्या हो जाएगा बेटा, इनिशियल, ये हाफ, ये एम कितना दिया है मैंने, एम कितना दिया है बेटा, 1 kg दिया हुआ, तो बस ठीक है, यहाँ पे 1 रख दोगे आप, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा VF का स्क्वायर, ये 1/2 मास, ये VI का स्क्वायर। अब लिख देते बेटा हाफ इंटू 1 इंटू VF कितना दिया था बेटा, 2/3 का स्क्वायर, तो 2/3 का स्क्वायर यानी कि 4/9 हो जाएगा ये, है ना, और ये -1/2 इंटू 1 इंटू ये बेटा 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ये पूरी चीज़ खत्म हो जाएगी ना, ये 0 हो जाएगी, ठीक। तो यही सिर्फ बचेगा बेटा यहाँ पर, तो ये देखो ये 4 है, इसको इससे काट दो 2 बार, तो ये आ गया बेटा 2/9, कितना आ गया बेटा 2/9, है ना। और सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, बाकी इतने में आप इसे छोड़ भी सकते हो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। ऐसे एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ अगेन होमवर्क, उसको आप करके दिखाना मुझे ज़रा, ठीक है। देखो क्वेश्चन ले लो बेटा, मान लो फोर्स दे दिया उसने 4t², ये फोर्स है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो टाइम लगा वो ले लो बेटा 0 to 3 सेकेंड लगा, ठीक है, और जो मास दिया है वो ले लो आप 2 kg ले लो, ठीक है। अब निकालो वर्क डन, समझ गए ना। देखो तो ऐसे पैटर्न पे सारे क्वेश्चन कर लो, ठीक है। बस बात ये है कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, थ्योरी हटा करके सीधे सीधे पॉइंट वाइज चीज़ें क्वेश्चन में दे रहा हूँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेन आप मोटे समझ जाओ, आपको ऐसा तो गिवन तो वहाँ पर भी होगा ना, तो आप पहचान जाओगे इसको, ठीक है। तो देखो मैंने अभी 2-3 टाइप के और सवाल करा दिए, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते बेटा धीरे से, चलो अब क्या पढ़ना है सर। अब देखना बेटे, जो मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें, एक होता है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स एंड, और एक क्या होता है बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये हमें सारे से सारे समझने हैं कि क्या है कंजर्वेटिव और क्या है नॉन कंजर्वेटिव। देखो बेटा कंजर्वेटिव वो होते हैं जो एक क्लोज्ड लूप में आपको नेट वर्क डन कितना देते हैं बेटा, 0। इसका मतलब मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। और बेटा नॉन कंजर्वेटिव कैसे होते हैं, ये वर्क डन को कभी भी 0 नहीं देते, ठीक है। ये वर्क डन आपको 0 दे देगा,
है ना, ये वर्क डन जीरो नहीं देगा बेटा, ये लॉस करा देगा आपका, है ना, इट विल मेक सम लॉस। ऐसे फोर्सेज होते हैं जो लॉस करा देते हैं, और ये बेटा कोई लॉस नहीं कराते हैं ना, नो लॉस, नो लॉस ऑफ एनर्जी। और यहाँ क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। ये सब समझ में आ जाएगा, अभी चिंता मत करो आप। कौन कौन से ऐसे फोर्स होते हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं, कौन से नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही हम समझ पाएंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या होती है, वो समझना है अभी। क्या इतना क्लियर हो गया आपको, है ना, जो मैंने आपको बताया। देखो अब इसमें आगे पढ़ते हैं अपन, है ना। ये मैंने कुछ कुछ चीज़ें बता दी। सर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बेटा कंजर्वेटिव फोर्स में कौन आता है। देखो इसके एग्जांपल कौन कौन है। एक है आपका ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कह लो, ठीक। एक आता है बेटा स्प्रिंग, इसका एग्जांपल है स्प्रिंग फोर्स जो आता है। और एक और आता है बेटा जो आप 12th में पढ़ोगे, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये एग्जांपल लिख लेना है ना सारे के सारे। ये कंजर्वेटिव है, इसका मतलब समझते हो क्या है। ग्रेविटी आपसे जितना वर्क लेती है ना, उतना ही आपको वापस कर देती है। स्प्रिंग बेटा जितना वर्क लेता है ना, उतना ही वापस कर देता है, समझ गया ना। स्प्रिंग देखा नहीं, एक बार आपने खींचा, आपने वर्क किया, फिर वो वापस चला जाएगा उसके पास, समझ गया ना। नेट कितना हो जाएगा उसमें, जीरो होता है। ऐसे बेटा ग्रेविटी, कोई चीज़ ऊपर फेंको वापस नीचे आ जाती है, तो नेट कितना हुआ, जितनी सही जिससे वापस आती है, आपने पढ़ा भी है, तो जीरो। कहने का मतलब नेट वर्क डन जीरो दे देते हैं सबके सब। जो बेटा आपने ये कहा ना, अब देख जब आपने कोई चीज़ ऊपर फेंकी थी तो एक बार ऊपर गई, वापस नीचे आ गई, समझ गए। तो क्या एक लूप क्लोज हो गया, पहले ऊपर और फिर वापस अपनी जगह पर, ठीक है ना। तो लूप बेटा वैसा क्लोज हो जाता है। इन सब की कहानी हुई बेटा इन तीनों की। स्प्रिंग की देखो, आपने ऐसे खींचा, है ना, होगा क्या, आपने इधर खींचा था, फिर वो वापस पहुंच जाएगा। समझ आ गई मेरी बात ना। तो जहां था आपने वहां से खींचा था, ये वापस वहीं चला जाएगा, समझ गए। तो क्लोज लूप, जो क्लोज लूप बनाते हैं ऐसे, और वो अपना वर्क डन जीरो दे देते हैं हमेशा के लिए, नेट वर्क डन जीरो हो जाता है। तो इनमें क्या होता है बेटा, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। लेकिन यहां पर सर कौन कौन से ऐसे होते हैं बेटा, तो उसको ध्यान से देख लो जरा। एक होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स बेटा ये क्या है, सरफेस पे लगता है ना। सरफेस टू सरफेस जो फोर्स जनरेट होता है, फ्रिक्शन हो गया। अब सर ऐसे ही मान लो, ऐसे ही एक और फोर्स, फ्रिक्शन मतलब रुकावट भी। तो सरफेस में जब अपन चलते तो एक रुकावट पैदा होती है, उसी का नाम है ये। सर जब अपन गाड़ी चलाते तो हवा भी तो हमें रोक होती है, तो बेटा वहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका नाम क्या हो जाता है बेटा, ड्रैग। क्या बोलते हैं उसे ड्रैग फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये एयर में हो गया, बात समझ में आ गई। अब तो सरफेस हो गया, एयर हो गया, पानी में यही बेटा विस्कस फोर्स कहलाता है। इसी फ्रिक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा अपन, विस्कस फोर्स कह देते हैं, समझ गए। ये कहाँ की बात है, जब अपन पानी पे होते हैं, है ना। इसका ध्यान रखना है आपको। अब देखो प्यारे बच्चों, अच्छे सुनना जो मैं समझा रहा हूँ। कितना तैयार हो गया आपके लिए, है ना। तो ये है बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये बेटा ये एनर्जी खा लेंगे, फ्रिक्शन एनर्जी खा लेता है, ड्रैग एनर्जी खा लेता है, विस्कस फोर्स भी एनर्जी खा लेता है। ये सब एनर्जी खा लेना। पानी में अपन जब तैरते हैं तो कोई चीज़ है ना, पानी अपने को रोक रही होती है आगे बहने से, तभी तो ऐसे मेहनत कर रहे हो ना खूब सारी तुम। तो वो क्या चीज़ रोक रही है बेटा, उसका विस्कस, उसका खुद का फ्रिक्शनल फोर्स, इसका नाम है विस्कस फोर्स, ठीक है ना। अगर ये ना हो ना तो फिर सट 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 बिल्कुल एकदम फ्लैश के जैसे भागोगे पानी के ऊपर। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ लेते हैं, समझते हैं कि सर ग्रेविटी कैसे ये काम करती है ना। तो जरा देखना बेटा, अगला पन्ना लेते हैं बच्चों, इधर चलते हैं। आओ देखो, मान लो बेटा ये अर्थ सरफेस है आपकी, ठीक। यहाँ पर आपने एक मास रखा इस तरह से, आपने इसको बेटा ऊपर की तरफ ले जाना चाहा, है ना, कि मैं इसे ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। आप h हाइट तक इसी मास को लेकर के चलेगा वहाँ तक। अब क्या ये इतना आसान है, नीचे ग्रेविटी माता नहीं है, वो है। तो देखो बेटा, हाइट अपना क्या है, हाइट यहाँ पर अपनी डिस्प्लेसमेंट है, याद रखना। क्या बेटा, डिस्प्लेस करवाया ना इस मास को आपने, यहाँ से यहाँ करा दिया, वर्क कर दिया उसके ऊपर। तो ग्रेविटी चुप नहीं बोलेगी, बैठेगी, वो बोलेगी मैं भाई फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, और वो बेटा हमेशा क्या होता है, ये मास और इनटू ये ग्रेविटी। इसी को अपन वेट भी तो कहते हैं बेटा। ये क्या है, ये वेट भी है। इतना को समझ में आता है, बहुत अच्छे सुनना बच्चों, अभी समझ में आ जाएगी सारी बातें। अब एक बात बता बेटा, बहुत अच्छे से सुनना, मैं जो पूछूंगा। मान लो अगर मैं ये मास ऐसे रख देता, मैं तुमसे कहता बेटा इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन फोर्स जो है वो इधर काम कर रहा है ना। इसी फोर्स की वजह से उधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तुम्हें पता है कि वर्क डन कैसे निकलता है, एफ एस कॉस थीटा, यही होता है, यही होता है ना। मैंने बताया ना, ये एंगल बना लो, यहाँ से यहाँ तक का जितना भी एंगल हो। एंगल कितना है बेटा इन दोनों के बीच में, 180 डिग्री का एंगल है, थीटा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पर जब रखोगे बेटा कॉस 180 डिग्री, तो कॉस 180 कितना होता है, -1। तो ये आ जाएगा एफ एस -1, और ये हो जाएगा माइनस का एफ एस।
बात समझ में आ रही नहीं आ रही मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुमको? यही होती पूरी कहानी, ये पता है ना आपको, है ना? ऐसा केस में नहीं किया होगा, मुझे मालूम है, ये आपने शायद पहली बार देखा होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको मालूम है ना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जहाँ है तो फॉर्मूला तो यही होता है, हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल चाहिए होता है। ठीक है, एंगल हमने ढूंढ लिया 180 डिग्री था, बिल्कुल ठीक है ना, समझ गए? देखो बिल्कुल अपोजिट है, नहीं भी याद है तो याद रखो 180 डिग्री मैंने वेक्टर में पढ़ाया हुआ है तुमको, है ना, तो वहाँ से भी याद रखना। वेक्टर का वीडियो पढ़ा हुआ है गायत्री एजुकेशन क्लास में, उसको अच्छे से देख लेना एक बार, जहाँ पे मैंने आपको वेक्टर के ये सब चीज़ें बताई हुई हैं कि 90 डिग्री कौन से डिग्री क्या क्या सब समझाया हुआ है। इतना ओके हो गया? अरे बात था बेटा, क्या ऐसे ही ये नहीं नजर आ रहा तुझे कि एक ये मास है जिसमें फोर्स नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है? देखा देखा, फोर्स नीचे है, फोर्स कितना है बेटा? फोर्स है सर mg, है ना, फोर्स कितना है बेटा? mg है, फोर्स mg है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? h है। तो ये फोर्स है, ये h है, ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आता है बेटा? और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और देखो बेटा दोनों के बीच में एंगल कितना है? बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं दूसरे के। तो अगर मैं एंगल निकालूंगा, देखो ये एंगल निकालूंगा अगर मैं, तो क्या 180 डिग्री आ जाएगा, और 180 डिग्री आएगा तो क्या होता है बेटा? 180 डिग्री -1, बस माइनस आगे लग जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और आगे क्या लगा होता है? माइनस। तो मुझे बता बेटा यहाँ पर कितना वर्क डन हो रहा है जब ये ऊपर गया है? तो वर्क डन ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में कितना हो? ग्रेविटी की वजह से हो रहा है ना, फोर्स तो यही है, फोर्स यही लगा रहा है। तो ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है बेटा यहाँ पर हो रहा है सर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपका हाइट। अब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी? mg, तो यहाँ पर लिख दोगे mg, और ये हाइट है तो बेटा mgh। ओ हो, ये देखो जरा वर्क डन कितना है बेटा? mgh वर्क डन है, ध्यान रखना, अभी वर्क डन है, इतना आ गया आपको, वर्क डन आ गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सुनते आना, अभी समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अब क्या हुआ, धरती माता कहेगी भैया आप ऊपर गए हो तो नीचे भी तो आओ। तो अब बेटा ये मास जो है ना, अब नीचे की तरफ आया, वही जितने हाइट से गया था उतनी हाइट से नीचे आया, h हाइट से अपने। ठीक है, ये मास। अब मेरे को एक बात बताओ, अब फोर्स कहाँ है सर? अब भाई ग्रेविटी को फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ लगती है, तो चाहे आप मास को ऊपर ले आते तब भी वो नीचे लग रही थी। अब जब मास नीचे आ रहा है तब भी ग्रेविटी का जो फोर्स है, जिसे अपन mg कहते हैं, वो अभी भी नीचे है। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए? अब आपको अगर ये एक और केस याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था, ये मास है, अगर इसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है और इसी तरफ अगर फोर्स लग रहा है तो बेटा कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, क्या दोनों पैरेलल लाइन नहीं हो गई एक तरह से, है ना? तो अभी एंगल कितना है बेटा? यहाँ पर 0 डिग्री है सर। तो अगर वर्क डन निकालूंगा और लिखूंगा एफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा सर एफ कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है बेटा? 1, तो सिर्फ कितना आ जाएगा? एफ आ जाएगा। बात समझ में आई? अब देखो जरा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो बस ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर अब क्या हो गया, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है और ये अपना फोर्स है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा कॉस 0 कितना हो जाएगा? थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1। सर कितना आ जाएगा? अब जो ग्रेविटी ने वर्क डन किया है ना, देखो ये कौन सा था बेटा? जब अपवर्ड जा रहे थे, ये कौन सा बेटा? जब डाउनवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, और कितना आ रहा है जरा देखो तो उसको, mgh आया नहीं आया? अरे समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको ना? ये देखो जितना ये गया था उतने से ये वापस आ गया, समझ गए? तो बेटा इसी तरह से अपन कहते हैं कि नेट वर्क डन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। बात समझ में आई नहीं आई? है ना? अब तो ये नीचे ही लग रहा है ना यहाँ पे, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, इसमें तो क्या ऊपर लग रहा था। अच्छा ये एक सेकंड यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लिखा, तभी तुम सोच रहे होगे। ठीक है, 180 डिग्री ना बेटा, देखो जब ऊपर जा रहा था तो 180 डिग्री है, cos 180 कितना होता है? cos 180 होता है -1, तो ये माइनस लगाया नहीं तो मैंने, माइनस यहाँ पे दिख रहा है ना, माइनस है तभी तो वर्क डन 0 होगा ना, दोनों को जोड़ोगे नहीं तो 2 नहीं हो जाएगा वो। अब देखो, लेकिन जब तुम नीचे आए तो बेटा तब एंगल कितना था? 0 डिग्री, और 0 डिग्री पर एंगल कितना हो जाता है अपना? 0 डिग्री पर एंगल कितना होता है? 0 डिग्री पर cos 0 पर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है प्लस का। तो ये देखो जरा, अब मान लो बेटा ये था ऊपर जाते वक्त, ये है नीचे जाते वक्त, क्या लूप क्लोज हो गया? क्या लूप क्लोज्ड हो गया? अब क्लोज लूप में मैं तुमसे पूछूं कि बता बेटा नेट वर्क डन कितना हुआ, तो तुम क्या करोगे? दोनों को जोड़ोगे, और जैसे जोड़ोगे देखोगे ये भी mgh है, ये भी mgh है, बस एक प्लस का और एक माइनस का, बेटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और नेट वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा? 0। ये तो समझा रहा था मैं तेरे को, ये तो समझा रहा था कि क्लोज लूप में ऐसा सारा ऐसे फोर्स जो क्लोज लूप में नेट वर्क डन 0 दे देते हैं, उन्हें अपन कंजर्वेटिव कहते हैं। और यही कहानी है बेटा, देख लो ध्यान से, अच्छे से देखो, इस बात का अपन ने प्रूफ किया है और यही अपन समझ रहे थे। देखो, और ये कौन सा फोर्स था बेटा? ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा बेटा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स था, और ये क्या निकला बेटा? कंजर्वेटिव निकला, कंजर्व कर दिया उसने, कंजर्व कर दिया, कंजर्वेटिव फोर्स निकल गया ये।
उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात जो मैंने आपको समझाई है ना। तो जितने से गया इतने से वापस आ गया। क्या बेटा सेम स्प्रिंग करेगा, स्प्रिंग को तुम उधर खींचोगे ये वापस आ जाएगा, नेट वर्क डन कितना होगा अपनी जगह वापस आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, है ना, कंजर्वेटिव हो जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये आप समझेंगे 12th में, अभी अपन रहने देते हैं उसको, फिलहाल के लिए आपको इतने पर ध्यान देना है। क्या बात समझ में आ गई है ना। ये बेसिक की ज़रूरत हमें रहती है, तो ये तो बेसिक था जो आपने यहाँ पे लिखा है, मेन ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, पर मैंने सारा कुछ बता दिया, कुछ छुपाया नहीं आपसे। कितना ओके हो गया बच्चों, है ना, समझ गए होगे आप मेरी बात। चलो, है ना, कंजर्वेटिव हो गया। अब सर काम करता है एक बार नॉन कंजर्वेटिव भी समझ लेते हैं। चलो आओ तो नॉन कंजर्वेटिव भी समझो। नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल मैंने आपको बोला फ्रिक्शन फोर्स। कौन होता है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। देखो आपका ये कोई भी सरफेस हो गया, ठीक है, आपने यहाँ पर एक मास रखा, ठीक है, आपने क्या किया बेटा, इसको फोर्स लगा करके इस तरफ वेलोसिटी दे दी। तो आप इसमें जब इधर फोर्स लगाएंगे, है ना, ये अप्लाइड फोर्स है आपका, तो बेटा सरफेस इस पर एक फोर्स लगाएगा इस तरफ, जो कि कहलाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहलाएगा बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको मैं एफ लिख रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स। कितना हो गया, मान लो हमने ले लिया म्यू एन, है ना, म्यू एन, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा म्यू एन। अब एक बात आता बच्चों, बहुत अच्छे सुनना, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, ये इधर जा रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट इसका इधर है, लेकिन बहुत अच्छे सुनना, डिस्प्लेसमेंट इसका इधर है और फ्रिक्शनल फोर्स बेटा इधर है, देख रहा है। तो देखो जरा ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट उधर, फ्रिक्शनल फोर्स इधर, क्या बेटा दोनों 180 डिग्री बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। तो मान लो जब आप इसमें लिखना चाहोगे फ्रिक्शनल फोर्स इसके लिए कि भाई जैसे उसमें लिखा था ना वर्क डन कितना हो रहा है इस तरफ, तो देखना जरा ध्यान से, बहुत अच्छे सुनना। तो जो वर्क डन हो रहा है बेटा वो कितना हो रहा है, ये फोर्स है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो म्यू एन एस, और बेटा क्या माइनस लगाएंगे अपन, हाँ माइनस लगाएंगे, बहुत बढ़िया। तो ये मास आपका, अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये यहाँ पहुँच गया। अब जैसे याद है ना क्लोज लूप करना है, तो इसमें भी क्लोज लूप करेंगे। सर ये गया था, अब मास बोलता मैं वापस आऊँगा, कितने से वापस आऊँगा, वही एस से वापस आऊँगा। लेकिन जब ऐसा उसने किया तो फ्रिक्शन फोर्स ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, मालूम है ना, वो अपोजिट लग रहा है। अब आप जब मास को इधर ला रहे हो तो फ्रिक्शन बेटा, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, सरफेस का ऐसा फोर्स जो उन दो बॉडी को अपने आसपास रखा रहना चाहता है, हिलाना नहीं चाहता है। अगर आपने इस मास को यहाँ से हिलाया है तो ये जो सरफेस है ना एक ऐसा फोर्स देगा कि ये मास यहाँ से ना हिले, है ना, उसका अपोज करे। तो आपके अप्लाइड फोर्स का जो अपोज करेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स है, सरफेस के द्वारा लगा हुआ है, तो ये मास को वापस चाहता है, इसीलिए इधर लग रहा है। अब जब तुम इधर घसीट के ले जाओगे तो अब फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस का ये कहेगा नहीं भाई ये मास मैं यहीं रखना चाहता हूँ, अब वो इसके उल्टा लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स बेटा किधर हो जाएगा, अब इधर हो जाएगा, ये रहा फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। अगेन उसकी वैल्यू कितनी है, म्यू एन। तो मान लेते हैं जब ये क्लोज लूप कर रहा था तो ये क्या था बेटा, ये जाने वाला। अब वर्क डन अपन निकालते हैं आने वाला। तो हमने कहा भैया फोर्स कितना है, फोर्स हमने बोला ये लग रहा है म्यू एन, तो ये म्यू एन लिख दिया बेटे। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सेम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस हुआ है। कितना एंगल है, मैंने कहा इधर ये जा रहा है, ये इधर जा रहा है, अभी भी 180 डिग्री, बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि अलग अलग जाते थे 180 डिग्री। और 180 जब जब होगा बेटा तो मालूम है ना, तुम फॉर्मूला में क्या लिखते हो, W=F(s cos थीटा), इसकी वैल्यू 180 जब तक रखोगे तब तक हमेशा कितना आएगा बेटा, -1। तो ये माइनस आगे लग जाएगा यहाँ पर, वही कर रहे हो तुम, बस मैं बार बार cos थीटा नहीं लिख रहा हूँ। सर ये तो फिर से -1 आ गया। तो अब बेटा आना और जाना दोनों हो गया, जाया भी था आ भी गया। तो अब मैं तुमसे पूछूंगी लूप तो क्लोज हो गया, तो क्लोज लूप में मुझे बताओ इसका नेट वर्क डन कितना आया। तो तुम जब नेट करोगे तो इसको जोड़ोगे, तुमने देखा कि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, दोनों माइनस माइनस सेम है, जुड़ जाएंगे बेटा, आंसर आ जाएगा -2 म्यू एन एस। देखो जरा ध्यान से जूल, क्या आपको लग रहा है कि नेट वर्क डन 0 आया, नहीं आया। नहीं आया मतलब क्या हो बेटा, ये लॉस करवा दिया इसने, दिख रहा है, नेट वर्क डन 0 होने का मतलब लॉस नहीं होना था, नहीं होता, लेकिन अब देख जरा लॉस हो रहा है, और कितना लॉस हो रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स बेटा इसी तरह से लॉस करवाता चला जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी बेटे, है ना। ऐसे बेटा एयर वो रुकावट है, तो जितनी भी चीज़ें रुकावट पैदा करेंगी वो सब लॉस ही तो करवाएंगी। तो इसलिए तो अपन पढ़ते हैं ना कि गाड़ियों की मॉडिफिकेशन ऐसे क्यों हो रही है, ताकि पेट्रोल कम से कम आपका जले और आप ज़्यादा दूर पहुंच जाओ, क्योंकि एयर जितनी ज़्यादा आपको रोकेगी तो गाड़ी की पावर आप उतनी दोगे, जितनी पावर आप गाड़ी से लोगे तो वो तेल उतना ही जलाएगा, और जितना वो जलाएगा तो आप समझ गए होंगे, एनर्जी उतनी, तेल जलने का मतलब क्या, एनर्जी उतनी उतनी कम होती चली जा रही है, समझ गए। तो वो कहाँ गई बेटा, एयर ने खींच ली। एयर का फोर्स जितना ज़्यादा होगा गाड़ी के ऊपर, उसकी एनर्जी उतनी ही लॉस में चली जाएगी, वो लॉस है, समझ गए ना। तो फ्रिक्शन, विस्कस और अपना एयर ड्रैग ये सब लॉस होते थे, तो लॉस करवाया, देख रहा है जूल, ये जूल आ गया, ये लॉस ही तो है, ये एक्स्ट्रा वर्क डन करवा दिया आपने उससे, है ना, उसने आपसे ये था। इसीलिए बेटा फ्रिक्शनल फोर्स को क्या बोलते हैं, क्योंकि इसने कोई हमारी एनर्जी कंजर्व नहीं कराई, ये देखो बल्कि लॉस करा दिया, इसीलिए इसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं।
है ना। मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसे क्यों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। बात समझ में आई बेटा, है ना, बहुत बढ़िया, है ना, ये समझना बहुत जरूरी था। अब देखो, जब आप इतना पूरा समझ लेते हो मामला, है ना, अब एक चीज और आती है बेटा, कहते ये हैं, देखो मैंने कहीं पे डिफरेंस लिखा था, ये रहा, वापस इसमें आता है। तो इसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, वर्क डन जीरो हो गया था। यहाँ पर बेटा क्लोज लूप में क्या हो जाता है, वर्क डन जीरो नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ आता है और वो लॉस के बराबर हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैंने बता दिया था। अगला पॉइंट आपको याद रखना है इसमें कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ये बेटा पाथ जो रास्ता होता है ना उसके इंडिपेंडेंट होते हैं, उस पर निर्भर नहीं करते, इंडिपेंडेंट। और वहीं बेटा जब आप इसको देखोगे ना तो ये होता है पाथ डिपेंडेंट, है ना। समझाता हूं कैसे। देखो मान लो ये मास रखा हुआ है ना, कंजर्वेटिव की अगर मैं बात करूं तो कंजर्वेटिव मतलब ग्रेविटी वाला मामला। तो जब आप इसे ऊपर ले गए एच हाइट तक, यहाँ कहीं आप उसे ले गए, ठीक है, तो एक तरीका तो आप सीधे ले जाओ। एक और तरीका होता है जब आपका दिमाग खराब हो और आप ऐसे 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 करके, मतलब डेस्टिनेशन यही है, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, एक साधु आदमी था वो सीधे ले गया, आप थोड़े से टेढ़े आदमी थे, आप तिरछे 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 ले गए। पहले आप इधर गए उधर गए उधर गए, ठीक है। अब मेरे पास ध्यान सुनना बेटा, कंजर्वेटिव वाले फोर्स जितना, ग्रेविटी माता को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से होते हुए यहाँ आए हो। वो सिर्फ जानते हो क्या देखेंगे कि आखिरी में आप कहाँ पहुँचे, और वहाँ से सीधा एक हाइट नाप लेंगे, बस बात खत्म। समझ गया ना। तो उन्हें तो ऐसी हाइट से मतलब है, सिर्फ उनको ये मतलब नहीं तुम इधर 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 कैसे कैसे गए थे, उनको तो मतलब है भाई फाइनल पॉइंट कहाँ है, इनिशियल पॉइंट कहाँ है, बात खत्म हो जाती है। तो मतलब बेटा यहाँ पर सिर्फ हाइट से मतलब है। तो देख रहे हो क्या पाथ पर निर्भर कर रहा है, नहीं, इसलिए पाथ पर निर्भर नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। फ्रिक्शन में जानते हो क्या, मान लो तुमको इस मास को ए पॉइंट से बोला था कि इस मास को बी पॉइंट तक पहुंचा दो। अब तुम देखोगे कभी भी तुम सोफा पर खिसकाना चाहते हो और तुम्हें पता हो कि वहाँ ले जाना, तुम पूरी कोशिश करते हो वो सीधा ही जाए, इधर उधर ऐसे घुमा घुमा करके ले जाना चाहोगे क्या। कभी ऐसा हो जाए कि तुम बिल्कुल नहीं चाहते कि सामान बीच में कोई आ जाए कि हमें उसे घुमा करके ले जाना पड़े। समझ रहे हो ऐसा क्यों, क्योंकि वर्क देखो कितना ज़्यादा लगता है उसको घसीटने में, है ना, एनर्जी का लॉस हो रहा होता है। उस लॉस को अपन देखो नेचुरली ही बचाना चाहते हैं, कोई सिखाता नहीं फिजिक्स उस समय, लेकिन फिर भी बॉडी जानती है कि यहाँ पर एनर्जी बचानी है अगर किसी चीज़ को घसीट के वहाँ तक ले जाना है तो, ठीक है ना, और कोई ऑब्स्टिकल उस चीज़ में चाहिए नहीं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या बेटा, जितना ज़्यादा आप इधर उधर करेंगे क्या एनर्जी उतनी ही जाएगी, फ्रिक्शन उतना ज़्यादा लगेगा। बनी बात है, आप पहले किचन गए आप और फ्रिक्शन झेला, देखा ना आपने फ्रिक्शन, अगर आप वापस भी आ गए तो बेटा मालूम है ना फ्रिक्शन तो और लॉस ज़्यादा करवाता है। अब सोचो इधर 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 कहीं पे भी जाओगे तो बेटा अब यहाँ पर क्या ना, इनिशियल फाइनेंस से मतलब नहीं है, अब तो फ्रिक्शन हर जगह लग ही रहा है, तो ये लॉस करवा देगा, बहुत लॉस हो जाएगा। कम से कम लॉस के लिए आपको सीधे से सीधा पहुंचना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। इसलिए कहते हैं बेटा ये पाथ पे डिपेंड करता है ना। तो ऐसे बेटा याद रखो, ड्रैग हो गया, फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, ये सब ऐसे काम करता है। क्या बात समझ में आ गई। तो बेटा याद रखना है, कंजर्वेटिव क्लोज लूप में वर्क डन जीरो दे देता है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं देता है, ये एनर्जी का लॉस नहीं कराता, वो एनर्जी का लॉस करवा देता है। ये पाथ पे निर्भर नहीं करता, वो पाथ पे निर्भर करता है। जैसे क्या है मैंने आपको सब समझा दिया है ना। ये मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आओ बेटा, तो मॉडिफाइड जब एनर्जी लॉ बनाया गया तो देखो आपने पहला लॉ तो पढ़ लिया, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो आपने सुना कि सर जो वर्क डन है वो तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से भी निकल रहे थे, और जो वर्क डन है वो तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से निकल गए थे। ये जो यहाँ पर आप वर्क डन लिखते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला, इस वर्क डन में कंजर्वेटिव वाले आते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव वाले आते हैं। तो बेटा ध्यान रखना है, इसमें सारे के सारे फोर्स हैं। जब भी आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से वर्क डन निकालते हो ना, तो इस वर्क डन में कंजर्वेटिव वाला भी है और नॉन कंजर्वेटिव वाला। इसको अगर मैं डिटेल में लिख दूँ तो देखो, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी को बेटा बाद में ये देखो, ये दोनों मिलकर के बेटा यहाँ ऑल लिखा है, ठीक सर। लेकिन मान लो मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि मैं कंजर्वेटिव फोर्स निकालना चाहता हूँ, मतलब मैं ऐसा वर्क डन निकालना चाहता हूँ जो कंजर्वेटिव ऐसे है। अब बेटा कंजर्वेटिव कौन से वाले होते हैं, कंजर्वेटिव कौन से वाले होते हैं, फ्रिक्शन नहीं, ग्रेविटी। तो जरा ग्रेविटी को यहाँ पे बात करते हैं अपन। देखो तो ग्रेविटी से मैंने बात करी, ये मास था, है ना बेटा। यहाँ पर इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी। देखो बेटा एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रख देंगे कि जैसे मैं आपसे अगर एक चीज़ पूछूं, देखो ध्यान सुनना बेटा, आपको मालूम है ना कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हाइट से डील कर रही है। हाइट का मामला जो है वो ग्रेविटी वगैरह में ही आता है ना। मतलब ये एनर्जी बेटा किस में ज़्यादातर डील करेगी, अपनी
कंजर्वेटिव फोर्सेज में। याद रखना किस में डील करती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव। क्यों? देखो ये डिपेंड करती है हाइट, और हाइट वाला मामला बेटा ऊंचा नीचा करना है तो मतलब ग्रेविटी भी आ जाएगी उसमें, और ग्रेविटेशनल फोर्स किस में आता है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स में। तो मतलब ये कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, समझ गए? ऐसे इसको लिंक करते हैं। अब देखो सर अगर ये हाइट पे डिपेंड करता है तो मुझे एक बात है बेटा, अगर हाइट 0 होगी यानी ग्राउंड पे हो गए तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी आपकी? 0। और अगर हाइट बेटा कुछ है, मान लो जैसे मान लो इसकी वैल्यू h ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा? फिर तो सर ये mg तो पहले से था, h की वैल्यू h है तो h ही रहेगी। यानी कि मान लो बेटा मैं हाइट ऐसे बना दूं, यहाँ देखो जरा, आपको मालूम है यहाँ सरफेस पर हाइट बराबर कितना, तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी भी 0। ठीक, मान लो बेटा यहाँ पे बोल दूँ हाइट बराबर h है, तो तुम अगर हाइट बराबर यहाँ पर h है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बराबर रहेगी बेटा? mgh। एक और चीज़ सुनो, सुनते जाओ सर, सरफेस पर वेलोसिटी भी तो हो सकती है ना? तो बेटा मान लो यहाँ से वहाँ तक गए तो वेलोसिटी में गए, ध्यान सुनना। काइनेटिक एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर 0 होती है और सबसे मैक्सिमम वो ऊपर की तरफ ही होती है जितना हाइट चला जा रहा है अपना। अब बेटा काइनेटिक एनर्जी कहानी ये है कि ऊपर की तरफ जब तुम जाओगे ना, तो ध्यान सुनो बेटा, सरफेस पे तो इसकी वेलोसिटी होती है ना? तो कुछ वेलोसिटी है, जैसे मान लो कुछ भी वेलोसिटी है भाई, कोई पत्थर को आपने जब फेंका सरफेस पे थे आप, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? अभी इनिशियल वेलोसिटी 0। जब फेंक दोगे तो कितनी हो जाएगी? और फाइनल वेलोसिटी। मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी भाई? किसी चीज़ को जब अपन फेंकते हैं बेटा तो एक टॉप पोजीशन तक ही जाता है, उसके बाद वो वापस आता है, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वहाँ पर? जब वो टॉप पे जाएगा तो 0 होगी, है ना? यहाँ से तो अपन ने फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो है हमारे पास जब अपन फेंक रहे हैं उसको, समझ गया ना? जब रोक के रखे तो अब नहीं कह रहा, जब फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, लेकिन जितने फिर क्या होगा? मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर वहाँ से नीचे गिरना शुरू करेगा, तो पहले जाके क्या होगा बेटा? 0 होगा ना। तो याद रखना है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होती है, लेकिन ऊपर जाके वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर ऊपर में 0 हो जाती है, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो रहती है, कुछ तो रहेगा उसके पास। अब अगर यहाँ पर नॉन जीरो है तो बेटा यहाँ सुनो ध्यान से, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आएगी ½ mv²। ठीक, अगर ये इनिशियल है तो इनिशियल वाली यहाँ पे रख दोगे, नॉन जीरो है ना तो ये आएगी इसकी वैल्यू। लेकिन यहाँ पर देखो जरा, जो फाइनल वेलोसिटी बेटा एक समय के बाद ये मास वहाँ पे जाके रुकेगा ना, फाइनल वेलोसिटी तक पहुँचेगा, जब एक टॉप हाइट तक जब पहुँचेगा, तो सर यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालूंगा वो क्या निकलेगी? ½ mvf²। अब vf आपका 0 है तो बेटा काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाले कितनी आ रही है? 0। बहुत अच्छे सुनो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, देखो जरा ध्यान से, है ना? ये देखो ध्यान से। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को अपन किससे दिखाते हैं बेटा? u से। तो आप कह सकते हो ये u इनिशियल है जो कि 0 है, और ये बेटा u फाइनल है जो कि mgh है। बात समझ में आई? देखो जरा, बिल्कुल दोनों अपोजिट है। अच्छे समझना बेटा, जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता चला जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी सरफेस से जब दूर जाते जाते ना, देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं। देखो ग्रेविटी नीचे की तरफ लगी है हमेशा, ग्रेविटी बेटा कहाँ लग रही है? हमेशा नीचे लग रही है। और देखो तो ग्रेविटी के जब उल्टा जाते हो ना, तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। देख लो 0 हो जाती है लगभग। और जब ग्रेविटी की तरफ आते हो ना बेटा, तब आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। बात समझ में आ गई? और आसान भाषा में समझ जाए तो देखो, सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 और हाइट पर mgh। सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी ½ mv², लेकिन हाइट पर 0। उसमें हाइट ही नहीं है ना, इसलिए वो 0 हो गया, समझ गया ना? तो देखो ध्यान से देखो बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ना ऐसे काम करती हैं। एक नीचे जाते वक्त 0 हो रही है और एक ऊपर जाते वक्त 0 हो रही है, समझ गया? और एक ऊपर जाते हुए मैक्सिमम होती है और नीचे आते हुए मैक्सिमम होती है। तो बेटा ऐसा कोई तो पॉइंट होगा जहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बेटा वो मिडल में कहीं आएगा, बिल्कुल बीच में आता है वो, है ना? वो पॉइंट कौन सा होता है बेटा? जहाँ पर हाइट का आधा हो जाए, हाइट का ठीक आधा, है ना? तो ऐसी उस जगह पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, वो हम समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे इस बात को। क्या इतना समझ में आया जो मैंने अभी आपको बताया? अब देखो, मैं आपसे कह रहा था कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा था, तो इतना मैंने आपको समझाया, ये बहुत ज़रूरी था, बहुत से सुनना है आपको, है ना? ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब देखो फिर से देखते हैं वापस बेटे, वहाँ पर ज़्यादा हौश पश हो गया, यहाँ बना देता हूँ। मान लो बेटा ये मास था, तो आपने इसको h हाइट तक पहुँचा दिया, यहाँ तक किया, ठीक है? आपको मालूम है कि नीचे की तरफ ये बेटा कौन लग रहा था यहाँ पे? mg। तो बेटा ये ग्रेविटी के उल्टा हो, है ना? ये आपका फोर्स है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ी देर पहले पढ़ा है आपने, ठीक है? और बेटा यहाँ पर मुझे बताना जरा, पोटेंशियल एनर्जी ये देखो कितना होता है बेटा यहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि h हाइट नहीं है ना, हाइट कितनी है? 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी, ये आपको पता है। और बेटा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? सर h हाइट तक पहुँच रहा है ना, तो mgh हो जाएगी। ये होता है बेटा पूरा बात, है ना? अच्छा देखो, कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या, मैं पहले यहाँ पे लिख दूँ फिर उसके बाद प्रूफ करूँगा। ये होता है बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन साथ में क्या लगा हुआ आगे? माइनस। समझना भी, घबराना नहीं।
एक आपने देखा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से वर्क डन निकला था, लेकिन जो वर्क डन निकलता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कंजर्वेटिव भी होता है, नॉन कंजर्वेटिव भी होता है। अपन अलग से कंजर्वेटिव अगर निकालना चाह रहे हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स वाली बात होगी, तो अपन ने ग्रेविटी वाली बात करी। मैंने आपसे कहा कि इसका फॉर्मूला होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो माइनस में होता है। अब सर हम उसी को समझने आ रहे हैं, वैसा क्यों है? ये हो गया बेटा इतना। अच्छा अब ये सब छोड़ दो, मान लो पोटेंशियल थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। आप सोचो कि सिर्फ इतना है, ये m मास हो गया, इसको h हाइट तक आप ले गए, मास को यहाँ तक पहुँचाया आपने, और mg नीचे है। तो बेटा ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे बताओ जरा वर्क डन कितना होगा। सर ये दोनों 180 डिग्री बना रहे हैं, तो ये फोर्स है तो mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है h, और सर आगे क्या लगा दोगे आप यहाँ पे माइनस, क्या लगा दो बेटा माइनस। देखो जरा ध्यान से बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इतना हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये चीज़ तुमने कर ली। अब यहाँ देखो जरा यहाँ से, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी चेंज हुई है, बढ़ रही पोटेंशियल एनर्जी, तो कितनी बढ़ी, तो चेंज निकालना पड़ेगा। मान लो चेंज निकालने के लिए बोल दूँ, तो चेंज कैसे निकालोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी ऐसा निकाल दोगे, है ना। अब ये कैसे निकलता है बेटा, है ना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल वाले क्या है बेटा mgh, और इनिशियल वाले कितनी, 0। जरा देखो तो डेल यू कितना आ रहा है, mgh। मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, अब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। इन दोनों को मैच करो जरा, डेल यू कितना है mgh, सेम वैल्यू है पॉजिटिव, ये भी mgh है बस माइनस। तो मैं कह सकता हूँ ना बेटा, क्या मैं इस mgh की, ये जो mgh लिखा है, mgh लिखा है, इस mgh की वैल्यू कितनी है, डेल यू, क्या डेल यू को यहाँ रख सकता हूँ, बस क्या लगा होगा इसमें माइनस, क्या लगा होगा इसमें माइनस। आया नहीं आया, है ना मजेदार। ये अच्छे से देख लो, कुछ नहीं कर रहा बेटा, सब वही वही चल रहा है, वही वही चल रहा है। अब मेरी बात अच्छे सुनना, वापस सुनना, ठीक है, जो बता रहा हूँ इसको रिवाइंड कर लेना, कहीं पर भी अगर फंस गए, मैंने बहुत डिटेल में बातें बताई हैं आपको ना। देखो तीसरी चीज बेटे क्या करना है, सर तो फिर अगर मैं इस कंजर्वेटिव को यहाँ पे रख दूँ तो क्या मतलब मैं नॉन कंजर्वेटिव भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मान लो आपने ये जो वैल्यू निकाली प्रूफ करके, इसको आपने इसमें पुट कर दिया, है ना, इस जगह पे लिख दिया। तो अब मान लो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब अपन इक्वेशन नंबर, इसको अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले, है ना, इक्वेशन नंबर, और इसको इसमें रख दूँ बेटा जा करके मैं, तो देखो जरा इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी आपने, तो ये हो जाएगा डेल यू प्लस ये नॉन कंजर्वेटिव और ये डेल काइनेटिक एनर्जी, इतना है। अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इसको उधर भेज दोगे, तो बेटा देखो जरा क्या आ जाएगा यहाँ से, नॉन कंजर्वेटिव बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इधर माइनस उधर जाएगा तो बेटा प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा, बहुत बढ़िया। बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, क्या ये फ्रिक्शन वाले फोर्स होते हैं सारे के सारे? हाँ है ना, जल्दी से बोलना फटाफट से, होता है ना, बहुत बढ़िया। मान लो बेटा किसी में कह दिया जाए कि फ्रिक्शन फोर्स 0 है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना है, तो फिर अगर फोर्स फ्रिक्शन फोर्स अगर 0 है तो नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं मतलब अगर अपन एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट कर देते, कहते हैं ना क्वेश्चन में कि एयर ड्रैग नेग्लेक्ट कर दो, ऐसा कहीं पर भी लिखा है, इसका मतलब क्या है बेटे, इसका मतलब ये है एयर ड्रैग नेग्लेक्ट करना या विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट करना या फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लेक्ट करने का मतलब है कि आप जितने भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं उनको, उनके द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो 0। भाई वो जब फोर्स ही नहीं है तो उसका वर्क डन कैसे हो सकता है, समझ गया ना। तो मतलब आप इसको 0 कर रहे हो। अब देखना बेटा ध्यान से, अगर आपने इसे 0 कर दिया तो देखो जरा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसे अपन यू भी लिख सकते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी को, है ना, यू भी लिखा है, मैं इसे यू भी लिखूँ चाहे पोटेंशियल, दोनों बात एक ही है। आपको मालूम बेटा किसी भी बॉडी के अंदर अगर उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी, इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसको मिला दोगे तो उसे कहते हैं उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा उसे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब एक बात आओ बेटा, अगर ये दोनों 0 के बराबर हो गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इनकी पूरी एनर्जी कंजर्व है। देखो 0 हो गया ना, 0 होने का मतलब ही क्या होता है, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अगर ये पूरी एनर्जी, ये देखो टोटल एनर्जी जो होती है मैकेनिकल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और अगर ये 0 के बराबर है, इसका मतलब ये एनर्जी कंजर्व है। ये एनर्जी कैसी है बेटा, कंजर्व। अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ आता रहता, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व नहीं है ना। तो देखो एनर्जी कब कंजर्व होती है बेटा, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको समझ में आ गया होगा ना कैसे आता है, देख लो जरा, पूरा प्रूफ अपन धीरे धीरे लेकर के आए हैं। पहले अपन ने बेटा, ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, फिर अपन ने पढ़ा कि इसमें दोनों चीज़ें, दोनों हमारे फोर्स की वजह से ये वर्क डन आता है ना, कंजर्वेटिव वजह से भी और नॉन कंजर्वेटिव वजह से भी। कंजर्वेटिव निकालने का तो कंजर्वेटिव आता है किसकी वजह से,
जो कि कंजर्व कर लेते हैं क्लोज लूप में। तो हमने हमने ग्रेविटेशनल फोर्स से जरा इसको प्रूफ किया, ये निकाला बेटा। इसकी वैल्यू जब इसमें रख दी तो हमने देखा कि ये WNC की ये वैल्यू आ गई। अब मान लो कोई कहते हैं कि फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करो, एयर ड्रैग नेग्लेक्ट करो, मतलब कंजर्वेटिव जो फ्रिक्शनल फोर्स है जीरो करने का मतलब है फिर नॉन कंजर्वेटिव जो वर्क डन होता है उसको जीरो करना है। और जब वो जीरो हो जाएगा तो ये जो पूरी एनर्जी है वो कंजर्व कहलाती है। इसी कहते हैं बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आ गई होगी मेरी बात आपको? क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? बहुत बढ़िया। बात समझ में नहीं आई बेटा, है ना? ये ऐसे काम करता है, इसको अच्छे सुनना है आपको, है ना? अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, है ना? तो देखो, अच्छा एक चीज़ सुनो ध्यान से, क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है? यानी सर जब जब आप इसको जोड़ते हो तो हमें क्या मिलता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल जब भी जोड़ते हो तो मैकेनिकल एनर्जी आती है। अब मेरी बात ध्यान सुनना बच्चों, यहाँ देखो, तो बेटा एक बात बताओ, ये जो टॉप पोजीशन है, देखो टॉप पोजीशन है, यहाँ पर अपन मास लिखते हैं ऐसे करते हुए। सर यहाँ टॉप पोजीशन पे देखो, यहाँ पर बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी है और यहाँ पर बेटा काइनेटिक एनर्जी भी है ना? बस ये है इनिशियल, ये है सर ये है फाइनल, और ये भी क्या है? फाइनल। और सर ऐसी सरफेस पे भी तो है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बोलो हाँ है ना बच्चों? हाँ है ना? तो बेटा क्या मैं कह सकता हूँ कि ये है मैकेनिकल एनर्जी फाइनल वाली और ये है मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल वाली? हाँ है ना? बहुत बढ़िया। अगर बेटा ये है कह दिया जाए कि ये कंजर्व है, कंजर्व होने का मतलब क्या होता है बेटा? कंजर्व होने का मतलब क्या होता है? कि ये दोनों सेम हो जाएंगे। कैसे सेम होंगे? बहुत ध्यान से देखो, जब भी ऐसा लिखा जाता है ना बेटा, कि जैसे मैंने बताया ना आपको कि मैकेनिकल एनर्जी जो पूरा चेंज है वो किसके बराबर हो गया है? जीरो के बराबर। ये है ना? क्यों? ये कैसे मालूम चला? अभी तो पीछे पढ़ा आपने, क्या लिखा था वहाँ पे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना है? जीरो है। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। समझ गया? कंजर्वेशन के बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फिर आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। कंजर्व है ना? कंजर्व है तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, है ना? तभी तो जीरो आएगा वहाँ पे। ये तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, है ना? इसका मतलब क्या है बेटा? ध्यान सुनो, ये इसकी कुछ वैल्यू, इसकी कुछ वैल्यू, ये दोनों जुड़ करके जीरो हो गए, है ना? और ये कब हो सकता है ऐसा बेटा? जब ये दोनों सेम सेम होंगे, है ना? अपोजिट नेचर के हो, सेम सेम होंगे। तो बस बेटा वही कहानी ना, ये देखो, तो ये दोनों कैसे होंगे बेटा? सेम हो गए होंगे, है ना? तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और ये फाइनल दोनों कैसे होंगे? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्लियर होगी इतनी बात है ना? इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन देखो कैसे, क्वेश्चन समझो ना, ऐसा समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझो आप, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन से बहुत जरूरी है इसको समझना। मान लो बेटा अपन कोई मास ले लेते हैं, जैसे 1 kg का कोई मास है, ठीक है? आपने इसको मैं वेलोसिटी बता देता हूँ आपको। आपने इसको वेलोसिटी से फेंका बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? इतने से फेंक दिया, कुछ हाइट तक ये गया होगा, वो हाइट हमें फाइंड करनी, फाइंड दी हाइट। बस इतना बोलेंगे, इतना बोला जाएगा आपसे। देखो कि कोई मास है इतने केजी का है, उसको इतनी वेलोसिटी से हमने फेंक दिया है, बताइए कि उसकी हाइट कितनी, कितनी दूर तक वो पहुंचेगा? मैं कराता हूँ, मैं करा रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे सुनना, है ना? ध्यान देखना बेटा, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का डायग्राम अच्छे से बना लो, क्योंकि अब मैं इसमें गोदूंगा तो फिर ये हमारा सॉल्यूशन वाला डायग्राम बन जाएगा। अब देखना बेटा, जब आपने वेलोसिटी से फेंका तो क्या ये इनिशियल वेलोसिटी थी? शाबाश। आपको मालूम है जितनी भी हाइट होगी एक समय के बाद तो वो जाकर के वहाँ रुक जाएगा बेटा, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी? वहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में ही नहीं आई बेटा? आ गई आपको। अगर वेलोसिटी ऊपर 0 है, इसका मतलब उससे जुड़ी हुई काइनेटिक एनर्जी भी वहाँ पर कितनी हो गई होगी? 0 हो गई होगी। और यहाँ पर बेटा काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हुई होगी, इनिशियल वाली आएगी। कैसे आएगी? हाफ m और क्या बेटा? VI का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, हाफ, ये 1 है, आई कितना है आपका? 20 यानी 400, 20 का स्क्वायर यानी 400। सर इतनी काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल में, ये लिख लिया अपन नीचे सरफेस पे, ऊपर इतनी है। सुन दो, खत्म नहीं किया अभी, अब देखना सब समझ में आएगा। रही बात पोटेंशियल एनर्जी की, तो बेटा आपको पता है कि नीचे पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इनिशियल वाली होती है बेटा, नीचे आती है। नीचे क्या तो नीचे कुल मिला करके नीचे जो भी है, ये कितना है बेटा? 0, क्योंकि हाइट 0 है। हाइट नहीं है ना यहाँ पे, हाइट तो 0 है ना बेस पे। अब बेटा यहाँ पर आओ जरा, जब आप यहाँ पे निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी निकालोगे? जैसे मान लो फाइनल, यहाँ पर सर हाइट h है ना, mgh, ठीक है? m की वैल्यू हमें पता 1 है, g की हमें पता 10 है, हमें h तो निकालना है। उसको अगर सही से लिख दे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1 × 10 × h। h निकालना है आपको, यही बोला गया था। बहुत अच्छे सुनना। अब
तुम्हें पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का, और ये देखो जरा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का, ठीक, ये यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी बनाएंगे फाइनल मान लो, ये यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी बनाएंगे इनिशियल मान लो, ठीक। अभी ध्यान सुनो, अभी कुछ नहीं कर सकते आप। क्वेश्चन में एक बात लिख दी गई है ना कि अज्यूम या नेग्लेक्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे उन्होंने ये बात लिखी, बहुत ध्यान सुनना बेटा, जब तक ये कहानी है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। नेग्लेक्ट द फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब है कि आपके जो नॉन कंजर्वेटिव वाले फोर्स थे वो जीरो हो गए, और जब जब ये जीरो होते हैं हमें मालूम है कि जीरो होने का मतलब क्या है बेटा, एनर्जी कंजर्व है, यानी जितनी एनर्जी नीचे है उतनी एनर्जी ऊपर हो गई। तो देखो नीचे टोटल एनर्जी कितनी है बेटा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, दोनों को मिला करके ही होगी, है ना। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी तो बराबर किसका हो जाएगा बेटा, ऊपर का। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स को आप नहीं मान रहे ना। जब फ्रिक्शनल फोर्स को नहीं मानोगे तो कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो फिर तो बस समझ गया ना, फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो लॉस होगा। देखो एयर, ये देखो यहाँ से जो भी एयर था, एयर के उस पर पड़ेगा, ये जो भी था उसको सब नेग्लेक्ट करने के लिए बोल दिया उसने। समझ में बात? तो मतलब जितनी एनर्जी ज़मीन पे उतनी एनर्जी ऊपर ही मिलेगी। तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। अब इसमें नीचे के इनिशियल वाले में ये दोनों काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, इनको जोड़ देना है आपको ना। तो इसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और यहाँ पर बेटा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सॉरी हाँ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी नीचे कितनी दी है ये तुमने निकाली है, ये इससे उसको काट दोगे ना 200 आ जाएगी। तो सर ये 200 आ रही है, प्लस ये तो जीरो है सर पोटेंशियल नीचे। काइनेटिक एनर्जी ऊपर कितनी है बेटा, वहाँ वो जीरो है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऊपर कितनी बेटा, mgh है, mgh को आपने रख दिया है तो 1 × 10 × h, यानी कि 10 × h लिख देता हूँ सीधे सीधे, ठीक है। अभी 0 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। जरा देखो इसको ध्यान से, इधर 200 बचा है, उधर 10 बचा हुआ है, 10 h बचा हुआ है, तो इधर 200 उधर 10 h बचा हुआ है। h निकालना था, 10 को नीचे भेज दोगे तो 200/10 = h। इसको इससे काट दिया बेटा, h की कितनी आ गई, आपकी हाइट कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। बच्चे बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई, है ना। ये इस तरह से क्वेश्चन होता है बेटा, याद रखना। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो बोलना चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर दो, यानी कंजर्वेटिव फोर्स को नेग्लेक्ट कर दो। जब ये नेग्लेक्ट होते हैं तो आपको मालूम है ना कितना जीरो लॉस है एनर्जी का। तो जीरो लॉस है, एनर्जी लॉस नहीं हो रही। इसका मतलब कि जितनी एनर्जी नीचे टोटल उतनी ही ऊपर। तो हमने कह दिया भाई जितनी मैकेनिकल एनर्जी नीचे थी उतनी ऊपर होगी। अब देखो ऐसे करेंगे, एक आध चीज़ नोन होगी वो आप निकाल लोगे यहाँ से। लेकिन इसके क्लियर कंडीशन क्या है कि ये चीज़ होनी चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स, ये सब ड्रैग वगैरह उन्होंने कहा हो कि आप इसे नेग्लेक्ट मान लो। बोलो बच्चों, आया समझ में नहीं आया, है ना, आ गया होगा ना। ये इतनी सी प्यारी सी बात थी बेटा। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ उसमें, जैसे देखो, है ना, ये चाहो तो एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। देखो एक क्वेश्चन आप ट्राई करना, आपको दे रहा हूँ होमवर्क, और आज मैं लेक्चर अब यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो धीरे से। मान लो बेटा कि आपको मैंने मास दे दिया, कितना ले लो आप मास, 3 kg का मास ले लो, ठीक है, 3 kg का मास है। इसको बेटा अपन ने फेंक दिया 14 मीटर पर सेकंड की ऊंचाई, वहाँ पर फेंक दिया उसको, है ना। और आपको बता रहा हूँ, आपको इस केस में भी हाइट ही निकालनी है। तो ज़रा इसका आंसर निकालो और मुझे बताना, ठीक है। और अभी अपन यहीं पर इस लेक्चर को फिनिश कर रहे हैं। होप सो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा हो बताइएगा ज़रूर, है ना। और बच्चों मेहनत करो और हार नहीं मानो, ठीक है ना। ये सब चीज़ें बड़ी आसान होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से सब आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है इतना, है ना। जो आप देख रहे हो यहाँ से वहाँ तक अपन ने कितने पन्ने पढ़ लिए, अभी अपन ने 13 पन्ने पढ़े हैं, ठीक है। या यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे सारे के सारे। शुरू किया था यहाँ से बेटा, ये रिवीजन था, फिर ये पढ़ा आपने, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, ठीक है। ये देखो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो पुराना, अच्छा अभी एक और वीडियो इसका आना है ना। जैसे मैं पावर वगैरह के बारे में बताऊंगा, तो पहले आप इतना अच्छे से पचा लो, डाइजेस्ट कर लो इस वीडियो को, 1-2 बार अच्छे से सुनना। जब देखो एक बार तो नोट्स बनाने हैं, फिर एक बार दोबारा आपको सुनना है, डबल स्पीड कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सुनना बड़े ध्यान से, है ना। सब चीज़ें आपको ये ना कहीं दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। रटने की कोशिश बहुत कम करनी, समझना ज़्यादा, जितना, क्योंकि समझाया ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों, और मिलते हैं फिर अपन किसी अगले लेक्चर में। ओके।